गांधी का जीवन 1869-1993। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी 1822-1885 पोरबंदर राज्य के दीवान थे। उनके पितामह उत्तम चंद गांधी भी दीवान थे। उनके पिता वैष्णव धर्म को मानने वाले थे और उनकी माता परनामी संप्रदाय को। गांधी का परिवार खुले विचारों वाला और उदारवादी था। उनके पिता राजकोट के प्रधानमंत्री भी रहे, इसलिए उनके घर पर सब तरह के लोगों का आवागमन था। उनके पिता सब तरह के विचारों को अपनी बहस में शामिल करते थे और उनकी माता धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण एक उदार चरित्र वाली दयालु महिला थी। गांधी का बचपन एक उदारवादी परिवेश में बीता, जिसमें सभी संप्रदायों और विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार किया जाता था। वो शर्मीले स्वभाव के थे और अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना उनके लिए धर्म था। बचपन में गांधी ने श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र की कहानियां सुनी थी और इसका उन पर काफी प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने आत्मकथा में लिखा है कि हरिश्चंद्र का नाटक मैंने बहुत बार देखा और वो उनके अत्यंत प्रिय पात्र थे। 1880 में जब वो काठियावाड़ हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, शैक्षणिक इंस्पेक्टर जाइल्स ने स्कूल का दौरा किया और विद्यार्थियों की पढ़ाई का परीक्षण किया। गांधी ने कैटल की स्पेलिंग गलत लिखी। उनके शिक्षक ने गांधी को अपने साथी विद्यार्थी की कॉपी से नकल करने का इशारा किया। गांधी समझ नहीं पाए, क्योंकि वो ये मान ही नहीं सकते थे कि कोई शिक्षक नकल भी करवा सकते हैं। मई 1883 में 13 वर्षीय मोहनदास की शादी 14 वर्षीय कस्तूरबा माखन जी कपाड़िया से हुई। महात्मा गांधी एवं कस्तूरबा के 4 पुत्र हुए। हरिलाल 1888 से 1948, मणिलाल 1892 से 1956, रामदास 1897 से 1969 और देवदास 1900 से 1957। गांधी ने अपनी मिडिल स्कूल पोरबंदर में और हाई स्कूल राजकोट में पूरी की। वो मेधावी छात्र नहीं थे और न ही उनकी खेलने में रुचि थी। उनके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में उन्हें अंग्रेजी में अच्छा, गणित में ठीक ठीक और भूगोल में कमजोर बताया गया तथा उनकी लेखनी को अस्पष्ट माना गया। उन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से 10वीं की परीक्षा पास की और उनके पिता की इच्छा थी कि वो डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि डॉक्टर को चीर फाड़ का काम करना पड़ता है जो वैष्णव धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। इसलिए दूसरा विकल्प उनके समक्ष बैरिस्टर बनने का था। बैरिस्टर बनने के लिए उनके परिवार के मित्र ने यह सलाह दी कि उन्हें इंग्लैंड में जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि वो सस्ती है और उसका बहुत मूल्य है। उनकी माताजी ने मना कर दिया। बाद में परिवार के मित्र बैछार जी स्वामी, जो जैन साधु बन चुके थे, उन्होंने उनकी माताजी को मनाया कि गांधी अगर 3 व्रत यानी शराब, स्त्री और मांस न छूने के व्रत का पालन करते हैं तो उन्हें इजाजत दे दी जाए। गांधी ने अपनी माताजी के समक्ष उन 3 व्रतों की कसम खाई, जिस पर उनकी माता ने उन्हें विदेश जाने की इजाजत दे दी। इंग्लैंड का उनका विद्यार्थी जीवन उनके विचारों को पनपने में काफी सहायक रहा। 4 सितंबर 1888 को SS क्लाइड नामक जहाज से गांधी मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। 27 अक्टूबर को साउथम्पटन तथा 28 अक्टूबर को लंदन पहुंचे। 6 नवंबर को गांधी ने कानून की पढ़ाई के लिए इनर टेम्पल में प्रवेश लिया। इसी वर्ष हेनरी साल्ट की शाकाहारीवाद को अपनाने संबंधी पुस्तक पढ़ी। वो शाकाहारी समाज के सदस्य भी बने। इसी दौरान उनकी मुलाकात थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्यों से हुई और उन्हीं की सलाह से उन्होंने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया। जून 1890 में गांधी ने एडविन अर्नोल्ड द्वारा अंग्रेजी में अनुदित गीता को पढ़ा। उससे वो इतने प्रभावित हुए कि गीता उनके दैनिक अध्ययन का हिस्सा बन गई। वो सितंबर 1890 में लंदन शाकाहारी समाज की कार्यकारी परिषद में चुने गए। नवंबर में उन्होंने बाइबल पढ़ी तथा एनी बिसेंट एवं मैडम ब्लावर्टस्की से मिले। फरवरी 20, 1891 में उन्होंने शाकाहारी समाज की सभा में पहली बार भाषण दिया तथा इसी साल शाकाहारीवाद पर 10 लेख भी लिखे। लंदन में उनका समय कानून की शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी सभ्यता से अंतःक्रिया से गुजरा।
10 जून 1891 को गांधी वकील बन गए। 12 जून को वापस भारत के लिए रवाना हुए। जब वो भारत पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि उनकी माता का देहांत हो चुका है। उनके पिता का देहांत 1885 में ही हो चुका था। मुंबई में 6 जुलाई को उनकी मुलाकात रायचंद भाई से हुई, जिन्होंने उनके आरंभिक वर्षों में काफी प्रभाव डाला। 24 मई 1892 को उन्होंने मुंबई में वकालत की शुरुआत की, लेकिन वहां पर वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि अपने पहले ही केस में कोर्ट में जज के समक्ष गवाह से जिरह नहीं कर पाए। ये उनके शर्मीले स्वभाव का परिणाम था। इसके बाद दोबारा वो बंबई की अदालत में पेश नहीं हुए। दिसंबर में वो पुनः राजकोट लौट आए और वकीलों की सहायता के लिए प्रतिवेदन लिखने का कार्य शुरू किया, जिससे वो 300 रुपए प्रतिमाह की आमदनी करने लगे। 1893 के आरंभ में गांधी को दक्षिण अफ्रीका में जाने का प्रस्ताव मिला। पोरबंदर की एक फर्म दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत व्यापार था। दादा अब्दुल्ला का वहां पर एक दूसरे व्यापारी तैयब हाजी खान मोहम्मद, जो प्रिटोरिया में थे, उनसे व्यापार संबंधित मुकदमा चल रहा था। उसमें उन्हें अपने वकील की सहायता के लिए भारत के एक ऐसे वकील की आवश्यकता थी जो अंग्रेजी एवं गुजराती दोनों भाषाएं जानता हो तथा जिसे प्रतिवेदन लिखना आता हो। गांधी इस कार्य में निपुण बन चुके थे। 105 डॉलर फीस, आने जाने का प्रथम श्रेणी का किराया एवं वहां रहने के बाकी सभी खर्चों की शर्त पर 1 वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने को तैयार हो गए। वो मई 1893 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए। गांधी दक्षिण अफ्रीका में 1893-1914। गांधी दक्षिण अफ्रीका में 1 वर्ष तक रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने वहां 21 वर्ष बिताए। दक्षिण अफ्रीका गांधी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यहां पर उन्हें कई प्रकार के नए अनुभव हुए और नए संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास पर अलग से एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी को सरल शब्दों में विवेचित किया है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने 1893 में प्रवेश किया था। उस समय वहां पर 4 मुख्य ब्रिटिश उपनिवेश थे। पहला ब्रिटिश उपनिवेश नेटाल था, जिसका बंदरगाह पोर्ट नेटाल कहलाता था, परंतु उसे हम डरबन के नाम से जानते थे। ये नेटाल का सबसे बड़ा शहर है। नेटाल की राजधानी पीटर मेरिसबर्ग है। नेटाल के आगे ट्रांसवाल उपनिवेश आता है, जो अपनी हीरों की खदानों के कारण जाना जाता है। ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया है, लेकिन सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग है। ट्रांसवाल से पश्चिम की तरफ जाएं तो ऑरेंज फ्री स्टेट नामक उपनिवेश आता है। इसकी राजधानी ब्लूमफोंटेन है। और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा उपनिवेश केप कॉलोनी है, जिसकी राजधानी केप टाउन के नाम से पुकारी जाती है। दक्षिण अफ्रीका का मुख्य उद्योग खेती है और वहां मकई अफ्रीका के निवासियों का मुख्य आहार है। अफ्रीकन लोगों की अलग अलग जातियां हैं, लेकिन उनकी प्रजाति एक ही है। 1914 में दक्षिण अफ्रीका में लगभग 50 लाख अफ्रीकन थे और गोरों की आबादी लगभग 13 लाख थी। लगभग 400 वर्ष पूर्व यूरोप से डच लोगों ने वहां पर कदम रखा और अपने जावा उपनिवेश से वो कुछ मलाई गुलामों को अपने साथ लेकर यहां पहुंचे और केप कॉलोनी में सबसे पहले अपना स्थान बनाया। यही डच लोग अफ्रीकन और डच भाषा में किसान को बोअर कहते हैं और इस कारण बोअर कहलाए। बोअर ईसाई थे और वो ईसा मसीह के पुराने करार ओल्ड टेस्टामेंट में विश्वास रखते थे, जिसमें मूसा पैगंबर की शिक्षा के अनुरूप आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत की शिक्षा का वो पूरा पालन करते थे। अंग्रेजों ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में दक्षिण अफ्रीका में भी अपना उपनिवेश बनाना आरंभ किया। उन्होंने वहां के बड़े भूभाग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उन्होंने ये समझ लिया कि नेटाल में गन्ने, चाय, कॉफी का सुंदर उत्पादन हो सकता है, लेकिन फसलें पैदा करने के लिए उन्हें हजारों मजदूरों की जरूरत थी। उन्होंने अफ्रीका के निवासियों को वहां पर उन खेतों में काम करने के लिए ललचाया और डराया भी, लेकिन वो इसमें अधिक सफल नहीं हो सके।
क्योंकि वहां के निवासी अधिक मेहनत करने के आदी नहीं थे और 6 महीने की साधारण मेहनत से अपना निर्वाह भली भांति कर सकते थे। इसलिए वहां के अंग्रेजों ने भारत सरकार के साथ पत्र व्यवहार आरंभ किया और मजदूरों की पूर्ति के लिए हिंदुस्तान से सहायता मांगी। भारत सरकार ने नेटाल की मांग स्वीकार कर हिंदुस्तानी मजदूरों को वहां भेजा और फलस्वरूप हिंदुस्तानी मजदूरों का पहला जहाज 16 नवंबर 1860 को नेटाल पहुंचा। भारत सरकार ने इन मजदूरों को नेटाल भेजने से पहले किसी प्रकार का गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श नहीं किया और उन्हें नेटाल के अंग्रेजों के इकरारनामे पर छोड़ दिया। इस इकरारनामे के अनुसार एक निश्चित समय तक उन्हें वहां रहना आवश्यक था और उसके बाद वो इस इकरारनामे से मुक्त हो सकते थे। क्योंकि ये हिंदुस्तानी मजदूर नेटाल में एग्रीमेंट पर गए थे, इसलिए वो एग्रीमेंट पर गए मजदूरों के नाम से पहचाने जाने लगे और एग्रीगेंट का अपभ्रंश उनके द्वारा गिरमिट कहा गया और इसलिए वो गिरमिटिया के रूप में पहचाने जाने लगे। नेटाल में गिरमिटियों के जाने के समाचार जय मॉरिशस में फैले। तब ऐसे मजदूरों से संबंध रखने वाले हिंदुस्तानी व्यापारी भी नेटाल जाने को उत्सुक हुए, क्योंकि मॉरिशस नेटाल और हिंदुस्तान के बीच पड़ता है और वहां हजारों हिंदुस्तानी व्यापारी और मजदूर रहते हैं। उन्हीं में से एक व्यापारी अबू बुकर ने नेटाल में अपनी दुकान खोलने का विचार किया। उस समय नेटाल के अंग्रेजों को यह कल्पना नहीं थी कि हिंदुस्तानी व्यापारी क्या कर सकते हैं और न उन्हें इस बात की रवा थी। अबू बुकर ने नेटाल जाकर व्यापार चलाया, जमीन खरीदी और उनकी कमाई की अफवाहें हिंदुस्तान के उनके वतन पोरबंदर और उसके आसपास के गांव में फैली, जिसके फलस्वरूप वहां के दूसरे मेमन परिवार भी नेटाल पहुंचे। उनके पीछे पीछे सूरत के बोहरे भी पहुंचे और चूंकि उन व्यापारियों को मुनीमों की जरूरत थी, इसलिए गुजरात और काठियावाड़ के मुनीम भी नेटाल पहुंच गए। इस प्रकार नेटाल में 2 प्रकार के वर्ग के हिंदुस्तानी हो गए। पहला स्वतंत्र व्यापारी और उनका स्वतंत्र नौकर वर्ग और दूसरा गिरमिटिया हिंदुस्तानी। गिरमिटिया मजदूर 5 वर्ष के इकरार पर नेटाल पर जाते थे और उसके बाद वो स्वतंत्र थे। वो मजदूरी करने को बाध्य नहीं थे। कुछ लोग उसके बाद नेटाल में स्थायी रूप से बस गए और कुछ वापस हिंदुस्तान लौट आए। जो हिंदुस्तानी नेटाल में रहे वो फ्री इंडियंस के नाम से पुकारे जाने लगे, लेकिन वो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थे। उनमें और व्यापारियों की स्वतंत्रता में अंतर था। इन मुक्त हुए गिरमिटियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था और उनके विवाह को कानूनी दृष्टि से सही साबित करवाना पड़ता था। हिंदुस्तानी व्यापारियों ने केवल गिरमिटिया हिंदुस्तानी और गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानी के अलावा अफ्रीकन लोगों से व्यापार करना आरंभ किया और वो इसमें काफी सफल हुए। नेटाल के गोरे मालिकों को सिर्फ मजदूरों की आवश्यकता थी और वो नहीं चाहते थे कि मुक्त हुई गिरमिटिया वहां पर बसे और उनके साथ व्यापार में प्रतिस्पर्धा करे। इसलिए गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानियों के विरुद्ध गोरे लोगों द्वारा एक आंदोलन सा प्रारंभ हुआ, जिसमें मजदूरों के रूप में गिरमिटियों की मांग बढ़ती गई, लेकिन गिरमिट मुक्त होते हुए हिंदुस्तानियों पर प्रतिबंध लगाए गए और ये मांग की गई कि गिरमिट मुक्त होते गए मजदूरों को वापस हिंदुस्तान भेजें और नए इकरारनामे में आने वाले मजदूरों से ये शर्त लिखवाई जाए कि या तो गिरमिट की अवधि पूरी होने पर हिंदुस्तान लौट जाए या फिर से गिरमिट में दाखिल हो जाएं। इसलिए जो गिरमिट मुक्त होकर वहां बसता था उसे प्रतिवर्ष एक मुंड कर देना पड़ता था और यह मुंड कर गिरमिट को ही नहीं, उसकी पत्नी, 13 वर्ष या उससे अधिक की लड़की और 16 वर्ष और उससे अधिक के लड़कों पर भी लगाया गया। इस प्रकार गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानी का नेटाल में रहना कठिन कर दिया गया। जो व्यवहार इन मजदूरों के साथ किया गया वही स्वतंत्र हिंदुस्तानियों के साथ भी किया गया। जैसे जैसे गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानियों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी जरूरत की चीजों की खपत भी बढ़ती गई और भारतीयों का व्यापार भी बढ़ता गया। इसी के साथ साथ वो अफ्रीकन के साथ भी व्यापार करते थे और इन सब का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गोरे व्यापारियों पर प्रभाव पड़ा और फिर हिंदुस्तानी व्यापारियों में ये जागृति आई कि वो नेटाल की धारा सभा के सदस्य बनने या सदस्य चुनने का अधिकार रखते हैं। इसलिए
कुछ हिंदुस्तानी व्यापारियों ने अपने नाम भी मतदाता सूचियों में दर्ज कराए। नेटाल की तरह दक्षिण अफ्रीका के दूसरे उपनिवेशों में भी 1880 के बाद में हिंदुस्तानियों के प्रति गोरों की नापसंदगी बढ़ती गई। ट्रांसवाल में हिंदुस्तानी पहले पहले 1881 में दाखिल हुए। वहां अबू बकर ने दक्षिण अफ्रीका गांधी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यहां पर उन्हें कई प्रकार के नए अनुभव हुए और नए संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास पर अलग से एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी को सरल शब्दों में विवेचित किया है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने 1893 में प्रवेश किया था। उस समय वहां पर 4 मुख्य ब्रिटिश उपनिवेश थे। पहला ब्रिटिश उपनिवेश नेटाल था, जिसका बंदरगाह पोर्ट नेटाल कहलाता था, परंतु उसे हम डरबन के नाम से जानते थे। ये नेटाल का सबसे बड़ा शहर है। नेटाल की राजधानी पीटर मेरिसबर्ग है। नेटाल के आगे ट्रांसवाल उपनिवेश आता है, जो अपनी हीरों की खदानों के कारण जाना जाता है। ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया है, लेकिन सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग है। ट्रांसवाल से पश्चिम की तरफ जाएं तो ऑरेंज फ्री स्टेट नामक उपनिवेश आता है। इसकी राजधानी ब्लूमफोंटेन है। और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा उपनिवेश केप कॉलोनी है, जिसकी राजधानी केप टाउन के नाम से पुकारी जाती है। दक्षिण अफ्रीका का मुख्य उद्योग खेती है और वहां मकई अफ्रीका के निवासियों का मुख्य आहार है। अफ्रीकन लोगों की अलग अलग जातियां हैं, लेकिन उनकी प्रजाति एक ही है। 1914 में दक्षिण अफ्रीका में लगभग 50 लाख अफ्रीकन थे और गोरों की आबादी लगभग 13 लाख थी। लगभग 400 वर्ष पूर्व यूरोप से डच लोगों ने वहां पर कदम रखा और अपने जावा उपनिवेश से वो कुछ मलाई गुलामों को अपने साथ लेकर यहां पहुंचे और केप कॉलोनी में सबसे पहले अपना स्थान बनाया। यही डच लोग अफ्रीकन और डच भाषा में किसान को बोअर कहते हैं और इस कारण बोअर कहलाए। बोअर ईसाई थे और वो ईसा मसीह के पुराने करार ओल्ड टेस्टामेंट में विश्वास रखते थे, जिसमें मूसा पैगंबर की शिक्षा के अनुरूप आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत की शिक्षा का वो पूरा पालन करते थे। अंग्रेजों ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में दक्षिण अफ्रीका में भी अपना उपनिवेश बनाना आरंभ किया। उन्होंने वहां के बड़े भूभाग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उन्होंने ये समझ लिया कि नेटाल में गन्ने, चाय, कॉफी का सुंदर उत्पादन हो सकता है, लेकिन फसलें पैदा करने के लिए उन्हें हजारों मजदूरों की जरूरत थी। उन्होंने अफ्रीका के निवासियों को वहां पर उन खेतों में काम करने के लिए ललचाया और डराया भी, लेकिन वो इसमें अधिक सफल नहीं हो सके, क्योंकि वहां के निवासी अधिक मेहनत करने के आदी नहीं थे और 6 महीने की साधारण मेहनत से अपना निर्वाह भली भांति कर सकते थे। इसलिए वहां के अंग्रेजों ने भारत सरकार के साथ पत्र व्यवहार आरंभ किया और मजदूरों की पूर्ति के लिए हिंदुस्तान से सहायता मांगी। भारत सरकार ने नेटाल की मांग स्वीकार कर हिंदुस्तानी मजदूरों को वहां भेजा और फलस्वरूप हिंदुस्तानी मजदूरों का पहला जहाज 16 नवंबर 1860 को नेटाल पहुंचा। भारत सरकार ने इन मजदूरों को नेटाल भेजने से पहले किसी प्रकार का गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श नहीं किया और उन्हें नेटाल के अंग्रेजों के इकरारनामे पर छोड़ दिया। इस इकरारनामे के अनुसार एक निश्चित समय तक उन्हें वहां रहना आवश्यक था और उसके बाद वो इस इकरारनामे से मुक्त हो सकते थे। क्योंकि ये हिंदुस्तानी मजदूर नेटाल में एग्रीमेंट पर गए थे, इसलिए वो एग्रीमेंट पर गए मजदूरों के नाम से पहचाने जाने लगे और एग्रीगेंट का अपभ्रंश उनके द्वारा गिरमिट कहा गया और इसलिए वो गिरमिटिया के रूप में पहचाने जाने लगे। नेटाल में गिरमिटियों के जाने के समाचार जय मॉरिशस में फैले। तब ऐसे मजदूरों से संबंध रखने वाले हिंदुस्तानी व्यापारी भी नेटाल जाने को उत्सुक हुए, क्योंकि मॉरिशस नेटाल और हिंदुस्तान के बीच पड़ता है और वहां हजारों हिंदुस्तानी व्यापारी और मजदूर रहते हैं। उन्हीं में से एक व्यापारी अबू बुकर ने नेटाल में अपनी दुकान खोलने का विचार किया। उस समय नेटाल के अंग्रेजों को यह कल्पना नहीं थी कि हिंदुस्तानी व्यापारी क्या कर सकते हैं और न उन्हें इस बात की रह रवा थी
अबू बकर ने नेटाल जाकर व्यापार चलाया, जमीन खरीदी और उनकी कमाई की अफवाहें हिंदुस्तान के उनके वतन पोरबंदर और उसके आसपास के गांव में फैली, जिसके फलस्वरूप वहां के दूसरे मेमन परिवार भी नेटाल पहुंचे। उनके पीछे पीछे सूरत के बोहरे भी पहुंचे, और चूंकि उन व्यापारियों को मुनीमों की जरूरत थी, इसलिए गुजरात और काठियावाड़ के मुनीम भी नेटाल पहुंच गए। इस प्रकार नेटाल में दो प्रकार के वर्ग के हिंदुस्तानी हो गए। पहला स्वतंत्र व्यापारी और उनका स्वतंत्र नौकर वर्ग, और दूसरा गिरमिटिया हिंदुस्तानी। गिरमिटिया मजदूर 5 वर्ष के इकरार पर नेटाल पर जाते थे और उसके बाद वो स्वतंत्र थे। वो मजदूरी करने को बाध्य नहीं थे। कुछ लोग उसके बाद नेटाल में स्थायी रूप से बस गए और कुछ वापस हिंदुस्तान लौट आए। जो हिंदुस्तानी नेटाल में रहे वो फ्री इंडियंस के नाम से पुकारे जाने लगे, लेकिन वो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थे। उनमें और व्यापारियों की स्वतंत्रता में अंतर था। इन मुक्त हुए गिरमिटियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था और उनके विवाह को कानूनी दृष्टि से सही साबित करवाना पड़ता था। हिंदुस्तानी व्यापारियों ने केवल गिरमिटिया हिंदुस्तानी और गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानी के अलावा अफ्रीकन लोगों से व्यापार करना आरंभ किया और वो इसमें काफी सफल हुए। नेटाल के गोरे मालिकों को सिर्फ मजदूरों की आवश्यकता थी और वो नहीं चाहते थे कि मुक्त हुई गिरमिटिया वहां पर बसे और उनके साथ व्यापार में प्रतिस्पर्धा करे। इसलिए गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानियों के विरुद्ध गोरे लोगों द्वारा एक आंदोलन सा प्रारंभ हुआ, जिसमें मजदूरों के रूप में गिरमिटियों की मांग बढ़ती गई। लेकिन गिरमिट मुक्त होते हुए हिंदुस्तानियों पर प्रतिबंध लगाए गए और ये मांग की गई कि गिरमिट मुक्त होते गए मजदूरों को वापस हिंदुस्तान भेजें और नए इकरारनामे में आने वाले मजदूरों से ये शर्त लिखवाई जाए कि या तो गिरमिट की अवधि पूरी होने पर हिंदुस्तान लौट जाएं या फिर से गिरमिट में दाखिल हो जाएं। इसलिए जो गिरमिट मुक्त होकर वहां बसता था उसे प्रतिवर्ष एक मुंड कर देना पड़ता था, और यह मुंड कर गिरमिट को ही नहीं, उसकी पत्नी, 13 वर्ष या उससे अधिक की लड़की और 16 वर्ष और उससे अधिक के लड़कों पर भी लगाया गया। इस प्रकार गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानी का नेटाल में रहना कठिन कर दिया गया। जो व्यवहार इन मजदूरों के साथ किया गया वही स्वतंत्र हिंदुस्तानियों के साथ भी किया गया। जैसे जैसे गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानियों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी जरूरत की चीजों की खपत भी बढ़ती गई और भारतीयों का व्यापार भी बढ़ता गया। इसी के साथ साथ वो अफ्रीकन के साथ भी व्यापार करते थे और इन सब का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गोरे व्यापारियों पर प्रभाव पड़ा। और फिर हिंदुस्तानी व्यापारियों में ये जागृति आई कि वो नेटाल की धारा सभा के सदस्य बनने या सदस्य चुनने का अधिकार रखते हैं। इसलिए कुछ हिंदुस्तानी व्यापारियों ने अपने नाम भी मतदाता सूचियों में दर्ज कराए। नेटाल की तरह दक्षिण अफ्रीका के दूसरे उपनिवेशों में भी 1880 के बाद में हिंदुस्तानियों के प्रति गोरों की नापसंदगी बढ़ती गई। ट्रांसवाल में हिंदुस्तानी पहले पहले 1881 में दाखिल हुए। वहां अबू बकर ने प्रिटोरिया में अपनी दुकान खोली और उसके बाद दूसरे हिंदुस्तानी भी एक के बाद पहुंचने लगे। हिंदुस्तानियों की सफलता से गोरे नाराज हुए और 1885 में एक कानून धारा सभा में पास किया, जिसके अनुसार हिंदुस्तान ट्रांसवाल में एक भी इंच जमीन नहीं खरीद सकता और मतदाता नहीं बन सकता है। इसका विरोध किया गया और ब्रिटिश सरकार ने ट्रांसवाल सरकार से संधि करके इसका समाधान निकाला और इसलिए इसमें 1886 में सुधार हुआ। उसमें हिंदुस्तानी लोगों को केवल ऐसी जगह रहने की सुविधा दी गई जो पहले से उनके लिए नियत थी। वो व्यापार भी इन्हीं जगहों पर कर सकते थे। फ्री स्टेट में हिंदुस्तानियों के व्यापार करने के बाद में वहां की धारा सभा ने कानून पास करके प्रत्येक हिंदुस्तानी को बाहर निकाल दिया कि वो जमीन के मालिक या किसान के नाते फ्री स्टेट में नहीं बच सकते थे। केप कॉलोनी में स्थिति ज्यादा खराब नहीं थी क्योंकि वो एक पुराना उपनिवेश था। वहां पर शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र होने से अधिक उदारवादी गोरे रहते थे और वहां पर मलाई लोगों की आबादी थी जो स्वयं मुसलमान थे और हिंदुस्तानी मुसलमानों से उनके संबंध बन गए थे। गिरमिटिया मजदूरों को गोरे लोग कुली के नाम से पुकारते थे। धीरे धीरे गिरमिटिया खुद भी अपने को कुली कहने लगे। हिंदुस्तानी वकील और हिंदुस्तानी व्यापारी को
कुली वकील और कुली व्यापारी की संज्ञा दी गई। 1893 में जब गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तब उन्हें वहां पर उपरोक्त स्थिति देखने को मिली। नेटाल के डरबन में उतरने के 7 दिन बाद गांधी को प्रिटोरिया दादा अब्दुल्ला के वकील से मिलने जाना था। वो 7 जून 1893 को डरबन से रेल से रवाना हुए। उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था। पीटर मैरिसबर्ग स्टेशन पर एक अंग्रेज उनकी बोगी में आया और पुलिस को बुलाकर गांधी को दूसरे कोच में जाने को कहा। गांधी ने कहा कि उनके पास प्रथम श्रेणी का अधिकृत टिकट है। पुलिस वाले ने उनकी बात नहीं मानकर स्टेशन पर रात को सामान सहित जबरदस्ती उन्हें उतार दिया। गांधी रात पर बेचारे स्टेशन पर ठिठुरते रहे। यह उनका रंग भेद का पहला अनुभव था। रात भर वेटिंग रूम में रहते हुए उन्होंने ये सोचा कि व्यक्तिगत अपमान सहकर भी उन्हें जिस काम के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया है उस काम को पूरा करके ही वापस जाना चाहिए। 2 अक्टूबर 2011 को दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने पीटर मैरिसबर्ग स्टेशन का नाम महात्मा गांधी स्टेशन रख दिया। अप्रैल 1894 में जब मुकदमा पूरा हो गया तो वो डरबन लौटकर हिंदुस्तान जाने की तैयारी करने लगे। दादा अब्दुल्ला ने उनके विदाई के अवसर पर एक समारोह आयोजित किया जहां पर उन्हें नेटाल मर्क्यूरी अखबार पढ़ने का मौका मिला। इस अखबार में नेटाल की धारा सभा की कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट छपी थी। उसमें हिंदुस्तानियों का मताधिकार शीर्षक के नीचे छपी गांधी ने कुछ पंक्तियां पढ़ीं। स्थानीय सरकार हिंदुस्तानियों के सारे अधिकार छीन लेने का बिल प्रस्तुत करने जा रही थी और गांधी ने सभा में आए सारे अधिकारियों व्यापारियों को वो रिपोर्ट पढ़कर सुनाई और उसका अर्थ बताया। गांधी ने बताया कि उन्हें इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। हिंदुस्तानियों ने गांधी को 1-2 माह नेटाल में रुककर उस लड़ाई का नेतृत्व करने का आह्वान किया, जो गांधी ने स्वीकार किया। गांधी ने धारा सभा में भेजने के लिए एक पत्र लिखा और वो पत्र दक्षिण अफ्रीका की धारा सभा में नेटाल की धारा सभा में भेजा गया। ये हिंदुस्तानियों की पहली अर्जी थी। इस स्थिति में 1894 में पहला बिल नेटाल की धारा सभा में आया। नेटाल में रंग भेद के आधार पर हिंदुस्तानियों के लिए बनाया गया पहला कानून था। इसका विरोध करने के लिए गांधी ने 400 व्यक्तियों से हस्ताक्षर कर एक अर्जी नेटाल की धारा सभा को भेजी, लेकिन फिर भी बिल पास हो गया। 1 माह के भीतर 10,000 हस्ताक्षर वाली अर्जी लॉर्ड रिपन को भेजी गई। लॉर्ड रिपन, जो कि उपनिवेशों के मंत्री थे, उन्होंने धारा सभा के बिल को अस्वीकार कर दिया और ये कहा कि ब्रिटिश सरकार कानून में रंग भेद को स्वीकार नहीं कर सकती। उसके बाद नेटाल सरकार ने धारा सभा में एक नया बिल पेश किया जिसमें रंग भेद तो निकल गया पर अपरोक्ष रूप से हिंदुस्तानियों के विरुद्ध नियम बनाए गए। उस समय की नेटाल की आबादी के अनुपात में 4 लाख अफ्रीकन, 40,000 कोरे, 60,000 गिरमिटिया मजदूर, 10,000 गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानी और 10,000 स्वतंत्र हिंदुस्तानी थे। धारा सभा में पारित कानून के आधार पर हिंदुस्तानियों के व्यापारियों पर कड़ा अंकुश लगा और नेटाल में हिंदुस्तानियों के प्रवेश पर भी अंकुश लग गया। पहले कानून के अनुसार बोर युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के बावजूद भी भारतीयों की स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। उन्होंने ट्रांसवाल में वकालत करने की अर्जी प्रस्तुत की और राजनीतिक रूप से सन 1885 के कानून नंबर 3 को समाप्त करने की तरफ कार्यवाही आरंभ की। गांधी ने देखा कि ट्रांसवाल में ब्रिटिश सत्ताधारियों ने ये निर्णय लिया कि नए भारतीयों को आने से रोका जाए और पुरानों की स्थिति इतनी कठिन बना दी जाए कि वो घबराकर ट्रांसवाल छोड़ दें और ना छोड़ें तो मजदूर की तरह अपना जीवन व्यतीत करें। दक्षिण अफ्रीका की सत्याग्रह की लड़ाई में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम हिंदुस्तानी प्रेस खोलने का श्रेय एक गुजराती व्यापारी मदनजीत को जाता है और उन्होंने गांधी और मनसुख लाल नाजर की सलाह से 1903 में इस पत्र को आरंभ किया। अखबार चूंकि घाटे में था इसलिए उसमें काम करने वाले लोगों को साझेदार बनाकर एक खेत खरीदकर उसमें अखबार निकालने का निश्चय किया गया। भारतीयों की बिगड़ती स्थिति के बारे में मालूम हुआ। बोर युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के बावजूद भी भारतीयों की स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। उन्होंने ट्रांसवाल में वकालत करने की अर्जी प्रस्तुत की और राजनीतिक रूप से
सन 1885 के कानून नंबर 3 को समाप्त करने की तरफ कार्यवाही आरंभ की। गांधी ने देखा कि ट्रांसवाल में ब्रिटिश सत्ताधारियों ने ये निर्णय लिया कि नए भारतीयों को आने से रोका जाए और पुरानों की स्थिति इतनी कठिन बना दी जाए कि वो घबराकर ट्रांसवाल छोड़ दें, और ना छोड़ें तो मजदूर की तरह अपना जीवन व्यतीत करें। दक्षिण अफ्रीका की सत्याग्रह की लड़ाई में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम हिंदुस्तानी प्रेस खोलने का श्रेय एक गुजराती व्यापारी मदनजीत को जाता है, और उन्होंने गांधी और मनसुख लाल नाजर की सलाह से 1903 में इस पत्र को आरंभ किया। अखबार चूंकि घाटे में था, इसलिए उसमें काम करने वाले लोगों को साझेदार बनाकर एक खेत खरीदकर उसमें अखबार निकालने का निश्चय किया गया, और वो खेत डरबन से 13 मील दूर एक पहाड़ी पर स्थित है, और उसके निकट का स्टेशन 3 किलोमीटर दूर है, और उसका नाम फिनिक्स है। अखबार का नाम इंडियन ओपिनियन रखा गया। आरंभ में वो अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और हिंदी में प्रकाशित होता था। तमिल और हिंदी लेखक ना मिलने के कारण इन दोनों भाषाओं में प्रकाशन बंद हो गया और अंग्रेजी तथा गुजराती विभाग जारी रहे। श्री मनसुख लाल नाजर की असामयिक मृत्यु के बाद एक अंग्रेज मित्र हर्बर्ट किचन इसके संपादक रहे। इसके बाद हेनरी पोलाक ने लंबे समय तक कार्य किया, और गांधी और पोलक के जेल निवास के दिनों में पादरी स्वर्गीय जोसेफ डोग भी अखबार के संपादक रहे। इंडियन ओपिनियन पत्र के माध्यम से भारतीय समुदाय को आसानी से सत्याग्रह की शिक्षा दी जा सकी, और विश्व भर में जहां जहां हिंदुस्तानी रहते थे वहां सत्याग्रह संबंधी घटनाओं के समाचार फैलाए जा सके। 1904 में जोहानसबर्ग में डरबन जाते हुए रेल में गांधी ने रस्किन की अन टू दिस लास्ट पढ़ी। ये पुस्तक उन्हें पोलाक ने दी थी। गांधी इस पुस्तक से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने डरबन के नजदीक फिनिक्स में 100 एकड़ भूमि खरीदकर आश्रम आरंभ किया, जिसमें प्रेस लगाकर इंडियन ओपिनियन भी प्रकाशित करने लगे। अप्रैल 1906 में नेटाल में सरकार द्वारा जुलू जनता पर अतिरिक्त टैक्स लगाने के विरोध में जुलू विद्रोह हुआ, और सरकार को उस विद्रोह को दबाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें लगभग 4000 जुलू मारे गए और कई हजार घायल हुए। गांधी ने अपने साथियों के साथ युद्ध में घायलों की मेडिकल सहायता की टुकड़ी में काम किया। गांधी निरंतर स्वयं को मानसिक एवं शारीरिक रूप से अधिक अनुशासित कर रहे थे। इसी क्रम में गांधी ने जुलाई 1906 में ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। 1906 में ट्रांसवाल सरकार के द्वारा एशियाटिक बिल प्रस्तुत किया गया। गांधी ने इंडियन ओपिनियन में उस बिल का गुजराती अनुवाद प्रस्तुत किया। उसके अनुसार प्रत्येक हिंदुस्तानी पुरुष, स्त्री और 8 वर्ष से ऊपर के बालक बालिकाओं को एशियाटिक विभाग के दफ्तर में जाकर परवाना लेना अनिवार्य कर दिया गया, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने उंगलियों और अंगूठे की छाप देना अनिवार्य किया गया। 11 सितंबर 1906 को भारतीयों की सभा हुई, जिसमें इस कानून का विरोध करने का निर्णय लिया गया और एक आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया गया। उस आंदोलन को निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया गया। इस आंदोलन को नया नाम देने के लिए इंडियन ओपिनियन में एक इनाम की घोषणा की गई, जिसमें मगनलाल गांधी ने सदाग्रह नाम भेजा। उन्होंने लिखा कि भारतीयों का ये आंदोलन एक महान आग्रह है और ये आंदोलन सद अर्थात शुभ है, इसलिए ये नाम चुना गया है। गांधी को ये नाम पसंद आया, लेकिन उन्होंने सद को त और उसमें यह जोड़कर सत्याग्रह बना दिया। सत्य के भीतर शांति का समावेश मानकर और किसी भी वस्तु का आग्रह करने में उसमें बल होता है, इसलिए आग्रह में बल का समावेश करके मैंने भारतीयों के इस आंदोलन को सत्याग्रह अर्थात सत्य और शांति से उत्पन्न वाले बल का नाम दिया और इसी नाम से उसका परिचय कराया। और तब से पैसिव रेजिस्टेंस के शब्द का उपयोग इस आंदोलन के लिए बंद कर दिया गया। गांधी ने अपनी पुस्तक में अध्याय 13 का नाम सत्याग्रह बनाम पैसिव रेजिस्टेंस रखा है, और इस अध्याय में गांधी ने इन दोनों के मध्य के अंतर को स्पष्ट किया है। गांधी ने लिखा कि जब भी अंग्रेज प्रजा को कोई कानून पसंद नहीं आया तो उन्होंने विद्रोह करने की अपेक्षा एक पैसिव अर्थात नर्म कदम उठाया और उसके फलस्वरूप मिलने वाली सजा को स्वीकार किया। कुछ वर्ष पूर्व ब्रिटिश संसद ने शिक्षा संबंधी कानून पारित किया,
उस समय इंग्लैंड के नॉन कन्फर्मिस्ट नामक ईसाई संप्रदाय ने क्लीफर्ड के नेतृत्व में पैसिव रेजिस्टेंस का आश्रय लिया था। इंग्लैंड की स्त्रियों के मताधिकार के लिए जो आंदोलन हुआ वो भी पैसिव रेजिस्टेंस के नाम से पहचाना जाता था। ऐसा माना गया कि पैसिव रेजिस्टेंस यानी निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोरों का अधिकार है और उसमें हिंसा का उपयोग भी किया जा सकता है। गांधी ने सत्याग्रह में ये माना कि ये कमजोरों का हथियार नहीं है और हमें बलवान मानकर ही सत्याग्रह की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। जहां पैसिव रेजिस्टेंस में प्रेम की भावना के लिए कोई स्थान नहीं है, वहां सत्याग्रह में बैर की भावना के लिए कोई स्थान नहीं है। अपितु वैर या दुश्मनी की भावना अधर्म मानी जाती है। पैसिव रेजिस्टेंस में मौका आने पर हथियार बल का उपयोग किया जा सकता है। सत्याग्रह में हथियारों के उपयोग के लिए उपयुक्त परिस्थितियां पैदा होने पर भी वो सर्वथा त्याज्य रहती हैं। पैसिव रेजिस्टेंस को अक्सर हथियार बल की तैयारी माना जाता है, जबकि सत्याग्रह का उपयोग इस तरह कभी किया ही नहीं जा सकता है। पैसिव रेजिस्टेंस हथियार बल के साथ साथ चल सकता है। सत्याग्रह हथियार बल का संपूर्ण रूप विरोधी है, इसलिए दोनों का कोई मेल हो ही नहीं सकता। अर्थात सत्याग्रह और हथियार बल कभी एक साथ निभा ही नहीं सकते। सत्याग्रह का उपयोग अपने प्रियजनों के प्रति भी हो सकता है और पैसिव रेजिस्टेंट का प्रयोग अपने प्रियजनों के प्रति हो ही नहीं सकता है। अर्थात प्रियजनों को अपना शत्रु माने तो ही पैसिव रेजिस्टेंस का प्रयोग हो सकता है। पैसिव रेजिस्टेंस से विरोधी पक्ष को दुख देने की और उसे परेशान करने की कल्पना हमेशा रहती है और उसे दुख देते हुए स्वयं को जो दुख सहना पड़े उसे सहन करने की तैयारी होती है। जबकि सत्याग्रह में विरोधी को दुख देने का विचार भी नहीं रहता। इसमें तो स्वयं दुख मोल लेकर स्वयं दुख सहकर विरोधी को जीतने का विचार ही होता है। गांधी के अनुसार अनेक व्यक्ति ईसा मसीह को निष्क्रिय प्रतिरोध का आदि नेता कहते हैं, परंतु गांधी उन्हें सत्याग्रह के आदि नेता मानते हैं और ईसा मसीह के बाद जो अत्याचार हजारों ईसाइयों ने सहन किया उनके लिए उस जमाने में पैसिव रेजिस्टेंट का उपयोग नहीं होता था और इसलिए उनके जितने भी उदाहरण मिलते हैं गांधी उन्हें सत्याग्रह का ही नाम देते हैं। ट्रांसवाल के इस कानून का विरोध करने के लिए यह भी निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश सरकार को इसके बारे में सही जानकारी दी जाए कि ये कानून ब्रिटिश संविधान के सिद्धांत के विरुद्ध है। इसलिए एक प्रतिनिधि मंडल को इंग्लैंड भेजा जाए। अक्टूबर 1906 में गांधी हाजी हाजिर अली के साथ इंग्लैंड पहुंचे। उन्होंने अपना प्रतिवेदन जहाज में ही तैयार किया और इंग्लैंड पहुंच उसे मुद्रित करवा लिया। उस समय लॉर्ड एल्गिन उपनिवेश मंत्री थे और लॉर्ड मार्ले भारत मंत्री। गांधी भारत के दादा भाई नौरोजी से भी मिले और उनके माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी से मिले। गांधी ने वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी पक्षों के जिन जिन सदस्यों से मिलना संभव था उनसे मिले और अपने दृष्टिकोण से उनको परिचित करवाया। लगभग 6 सप्ताह इंग्लैंड बिताकर गांधी वापस दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और वहां पर उन्हें यह समाचार मिला कि लॉर्ड एल्गिन ने यह घोषणा की है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सम्राट से यह सिफारिश की है कि वो ट्रांसवाल के एशियाटिक एक्ट को अस्वीकार करते। इस प्रकार गांधी और उनके साथियों ने यह माना कि उनका मिशन सफल हुआ है, लेकिन ट्रांसवाल सरकार ने इसको व्यवहार में सफल नहीं होने दिया। 1 जनवरी 1907 से ट्रांसवाल को उत्तरदायी शासन की सत्ता प्राप्त होने वाली थी। इसलिए लॉर्ड एल्गिन ने यह कहा था कि यदि यही कानून ट्रांसवाल की धारा सभा में उत्तरदायी शासन की सत्ता मिलने के बाद पास होगा तो उसे अस्वीकार नहीं करेगी। परंतु जब तक ट्रांसवाल शाही उपनिवेश माना जाता है तब तक ऐसे रंगभेद वाले कानून के लिए बड़ी सरकार की जिम्मेदारी मानी जाएगी और उनमें संविधान में जाति भेद को स्थान नहीं दिया जाता। इसलिए इस संविधान को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ट्रांसवाल में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई और उसमें नई धारा सभा का पहला कानून बजट के संबंध में था और दूसरा कानून एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट था, जिसमें 1 या 2 शब्द के परिवर्तन के अलावा जैसा पहले बनाया गया था वैसे ही पास कर दिया गया। उसे 1 जुलाई 1907 से इस कानून को लागू करने की घोषणा की गई और ऐसा आदेश निकाला गया कि 31 जुलाई से पूर्व परवाना लेने की अर्जी प्रस्तुत करनी पड़ेगी।
ट्रांसवाल में हिंदुस्तानियों की आबादी 13,000 से अधिक नहीं थी। उसमें से 10,000 से ज्यादा लोग जोहान्सबर्ग और प्रिटोरिया में रहते थे। जुलाई के महीने में एक विशाल सभा करने का निर्णय लिया गया और उसमें 5-6 हजार लोग शामिल हुए। ट्रांसवाल सरकार ने एशियाइयों की रजिस्ट्री का कानून पास कर दिया जो 31 जुलाई 1907 से अमल में आने वाला था। भारतीयों ने सत्याग्रह की तैयारी शुरू कर दी। 1907 की 1 जुलाई को सरकारी दफ्तरों के सामने धरना देने का निश्चय किया गया। इतना विरोध होने के कारण आरंभ में एशियाटिक ऑफिस को 500 से अधिक लोगों ने परवाने प्राप्त करने की अर्जी नहीं दी। तब ये सोचा गया कि कुछ लोगों को अगर गिरफ्तार किया जाए तो हिंदुस्तानियों पर दबाव डालकर उन्हें मजबूर किया जा सकता है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। सबसे पहले जर्मीस्टन रहने वाले रामसुंदर पंडित नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। रामसुंदर को 1 महीने की साधारण कैद दी गई। 1 महीने तक जेल में रहने के बाद जब रामसुंदर पंडित छूट गया तो समुदाय ने उसका बड़ा स्वागत किया और उसका परिणाम यह हुआ कि वो रातों रात सारे दक्षिण अफ्रीका में प्रसिद्ध हो गया तथा प्रत्येक हिंदुस्तानी उसकी तरह जेल में जाने को उत्सुक हुए। अन्य भारतीयों के साथ गांधी को भी 10 जनवरी 1908 को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 2 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई गई। गांधी की ये पहली जेल यात्रा थी। गांधी के जेल में लगभग 15 दिन रहने के बाद सरकार के साथ समझौते की बातचीत आरंभ हुई और जोहान्सबर्ग के ट्रांसवाल लीडर नामक दैनिक के संपादक श्री अल्बर्ट कार्टराइट जेल में उनसे मिलने गए। उस समय जोहान्सबर्ग के निकलने वाले सारे दैनिक समाचार पत्रों का स्वामित्व सोने की खान के किसी न किसी गोरे मालिक के हाथ में था। श्री अल्बर्ट कार्टराइट उदारवादी व्यक्तित्व के धनी थे और वो भारतीयों का समर्थन भी करते थे। कार्टराइट ने जनरल स्मिथ से बातचीत कर समझौते का प्रारूप तैयार किया और 30 जनवरी 1908 को गांधी को जनरल स्मिथ से मिलाने के लिए प्रिटोरिया ले जाया गया। उस समझौते के अनुसार हिंदुस्तानियों को स्वेच्छा से अपने नए परवाने बनाने चाहिए थे और उस परवाने का स्वरूप हिंदुस्तानियों के साथ सलाह मशवरा करके सरकार करेगी और यदि भारतीयों में से अधिकतर उस परवाने को स्वेच्छा से स्वीकार करेंगे तो सरकार उस खूनी कानून को रद्द कर देगी और स्वेच्छा से लिए गए परवानों के लिए सरकार नया कानून पास करेगी। बातचीत के बाद में जनरल स्मर्ट्स ने कहा कि गांधी तो अभी से स्वतंत्र है और उनके साथियों को भी 1-2 दिन में छोड़ दिया जाएगा। गांधी के पास जोहान्सबर्ग जाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने जनरल स्मर्ट्स के सचिव से जोहान्सबर्ग जाने के रेल के किराए के पैसे लिए और वो जोहान्सबर्ग पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने समझौते के बारे में सबको बताया, लेकिन अधिकतर लोगों ने ये शंका व्यक्त की कि जनरल स्मर्ट्स पर उन्हें भरोसा नहीं है और वो समय आने पर धोखा देगा। और कुछ लोगों ने गांधी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने 15,000 पाउंड लेकर जनरल स्मर्ट्स के साथ कोई समझौता किया है। कुछ पठानों ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया और ये कहा कि जो व्यक्ति सबसे पहले स्वेच्छा से एशियाटिक ऑफिस में जाकर अपनी 10 उंगलियों की छाप देंगे उसे वो मार देंगे। 10 फरवरी 1908 को कुछ लोग गांधी के साथ परवाना लेने के लिए एशियाटिक ऑफिस जाने को तैयार हुए। रास्ते में मीर आलम, जो कि उनका पुराना मुवक्किल था, वो अपने कुछ साथियों के साथ आया और उन्हें घेर लिया। जब गांधी ने कहा कि वो 10 उंगलियों की छाप लेकर रजिस्टर निकलवाना चाहते हैं तो उन पर पीछे से वार किया गया। गांधी हे राम कहकर धरती पर गिर पड़े। होश आने पर उनसे कहा गया कि वो मीर आलम और उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज करें। गांधी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि इनमें उनकी कोई गलती नहीं है। जनरल स्मर्ट से हुए समझौते के पश्चात जब धारा सभा में नया बिल पेश किया गया, उसमें पुराने कानून को तो रखा ही गया और स्वेच्छा से लिए गए परवानों को भी कानूनी मान लिया गया। साथ ही उस बिल में यह धारा भी जोड़ी गई कि जिन हिंदुस्तानियों ने स्वेच्छा से परवाने लिए हैं उन पर वो खूनी कानून लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रकार एक ही हेतु सिद्ध करने वाले 2 कानून साथ साथ बना दिए गए। ये निश्चित रूप से एक विश्वासघात था और गांधी इसको नहीं समझ पाए। गांधी के साथियों में इस प्रकार का संदेह था, वो सत्य के रूप में सामने आ गया। ट्रांसवाल की विधानसभा को सत्याग्रहियों ने एक अल्टीमेटम भेजा और कहा गया कि अगर हिंदुस्तानियों और जनरल स्मर्ट्स के बीच जो समझौता हुआ है
उसको लागू नहीं किया गया तो हिंदुस्तानी इसका विरोध करेंगे और उन ऐच्छिक परवानों की होली जलाएंगे। 16 अगस्त 1908 को एक सभा आयोजित की गई। उसमें इस बात को पारित किया गया कि परवानों की होली जला देनी चाहिए। कमेटी के पास 2000 से ऊपर परवाने आ चुके थे और उन्हें कढ़ाई में डालकर जला दिया गया। ट्रांसवाल विधानसभा की जिस बैठक में दूसरा एशियाटिक कानून पास हुआ था, उसी बैठक में इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट भी पास हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य आने वाले हिंदुस्तानियों पर प्रतिबंध लगाना था। ट्रांसवाल की सरकार ने हिंदुस्तानियों के आंदोलन को दबाने के लिए उन्हें पकड़कर जेल भेजना शुरू किया। 7 अक्टूबर 1908 को वो फिर गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें कठोर कारावास की सजा हुई। गांधी की दूसरी जेल अवधि 13 दिसंबर 1908 को समाप्त हुई। 25 फरवरी 1909 को उन्हें तीसरी बार 3 मास की सजा मिली और वो फिर से वोल्क्सरस्ट जेल में गए। गांधी के सत्याग्रह में कई गोरे लोगों ने सहायता दी। गांधी ने उनके बारे में लिखा है, सबसे पहले गांधी ने अल्बर्ट वेस्ट का नाम लिया। अल्बर्ट वेस्ट भी शाकाहारी थे और वो एक अन्य गोरे के साथ साझेदारी में प्रेस चलाते थे। इसी के साथ एक महिला कुमारी एडा वेस्ट की थी, जिसने फिनिक्स वासियों के लिए काम किया था। वेस्ट अपनी पत्नी, सास और कुंवारी बहन को साथ लेकर गांधी परिवार के साथ रहते थे और प्रेस का काम संभालते थे। उनकी बहन एडा वेस्ट ने फिनिक्स में रहने वाले बाल शिष्यों को संभाला, उन्हें अंग्रेजी की शिक्षा दी, सार्वजनिक रसोई घर में खाना बनाया, मकानों की सफाई की, सभी प्रकार के कार्य किए। वेस्ट की सास 80 वर्ष की थी। वो सिलाई का काम बड़े सुंदर ढंग से करती थी। वो आश्रम की मदद करती थी। जब फिनिक्स के अधिकतर वासी जेल चले गए, तब वेस्ट ने मगनलाल गांधी के साथ मिलकर फिनिक्स की सारी व्यवस्था चलाई। अंत में जब वेस्ट भी गिरफ्तार कर लिए गए तो हिंदुस्तान से एंड्रयूज और पियर्सन को दक्षिण अफ्रीका लाया गया। गांधी के दूसरे सहायक थे श्री रिच। वो सत्याग्रह की लड़ाई से पहले ही ऑफिस में काम करने लगे थे। तीसरे सहायक थे श्री पोलाक। वो भी द ट्रांसवाल क्रिटिक पत्र के उप संपादक का पद छोड़कर इंडियन ओपिनियन में चले गए थे। उनकी पत्नी श्रीमती पोलाक ने भी सत्याग्रह की लड़ाई में अपने पति की पूरी सहायता की। इसके बाद गांधी ने हरमन केलनबेक का जिक्र किया है। वो जर्मन थे और शिल्प में माहिर थे। जब सत्याग्रही परिवारों को जोहान्सबर्ग के स्थान पर रखने की बात सोची गई, तब केलनबेक ने बिना किराए के 1100 बीघा के विशाल फार्म को गांधी को दे दिया। जब गोखले दक्षिण अफ्रीका आए तो जोहान्सबर्ग में उन्हें समुदाय की तरफ से केलनबेक के घर में ठहराया गया। सत्याग्रह के संबंध में पोलाक के साथ साथ उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था और जेल की सजा काटनी पड़ी थी। और दक्षिण अफ्रीका छोड़कर जब गांधी इंग्लैंड गए तो पोलाक उनके साथ थे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण उन्हें इंग्लैंड से हिंदुस्तान आने की इजाजत नहीं मिली और उन्हें दूसरे सभी जर्मन की तरह नजर कैद में रखा गया और युद्ध समाप्त होने पर वो वापस जोहान्सबर्ग चले गए। वहां उन्होंने अपना शिल्पी का कारोबार फिर शुरू कर दिया। गोखले ने एक स्टेनोग्राफर कुमारी सोनजा स्लेशिंग को गांधी के पास भेजा। उसकी उम्र केवल 16 वर्ष की थी, लेकिन उसने गांधी का सारा कार्य संभाल लिया था और वो स्टेनो टाइपिस्ट के साथ उनके खर्चे का हिसाब भी रखने लगी थी। उसने बड़ी निष्ठा से गांधी के साथ कार्य किया और सत्याग्रह समाप्त होने पर वो ट्रांसवाल की लड़कियों की किसी सरकारी विद्यालय में प्रधान शिक्षिका का कार्य करने लगी। इसी प्रकार गांधी ने श्री हर्बर्ट किचन का भी उल्लेख किया है, जो कुछ समय तक इंडियन ओपिनियन के संपादक भी रहे। सत्याग्रह की लड़ाई बिना किसी नतीजे के पहुंच कर चल रही थी। तब लोगों ने यह माना कि जब तक ब्रिटिश साम्राज्य में ब्रिटिश संसद को जाकर इस स्थिति को नहीं बताया जाएगा, तब तक ये स्थितियां स्पष्ट नहीं होंगी। इसलिए एक प्रतिनिधि मंडल फिर से इंग्लैंड भेजने का निश्चय किया गया, जिसमें गांधी जी के साथ मेमन सेठ हाजी अबीर की नियुक्ति की गई। ये दोनों मित्र केप टाउन 23 जून 1909 को जहाज के द्वारा रवाना हुए। गांधी ने कहा, इंग्लैंड के अपने निवास काल में अनेक भारतीय अराजकतावादियों के साथ मेरी बात हुई थी। उन सबके तर्कों का खंडन करने तथा दक्षिण अफ्रीका में अराजकतावादी विचारधारा रखने वाले हिंदुस्तानियों का समाधान करने से मेरी पुस्तक हिंद स्वराज का जन्म हुआ था। ये पुस्तक नवंबर 1909 में किल्डोनन कैसल नामक जहाज पर इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए लिखी गई थी और उसके बाद तुरंत इंडियन ओपिनियन में छपी भी थी।
हिंद स्वराज। हिंद स्वराज गांधी चिंतन की सबसे प्रमुख कृति है। इसको गांधी ने गुजराती में लिखा और स्वयं ने ही अंग्रेजी में अनुवादित किया। उनकी आत्मकथा भी गुजराती में लिखी गई थी और उसको महादेव भाई ने अंग्रेजी में अनुदित किया था। गांधी का अंग्रेजी में छपा वो पाठ्य है जिस पर रोमा रोला, नेहरू और राजा जी ने अपनी टिप्पणियां दी हैं और जिसके बारे में गांधी ने ये आशा व्यक्त की कि इसके द्वारा वो अंग्रेजी प्रजाति का उपयोग कर अहिंसा के संदेश को सारे विश्व में फैलाएंगे। गांधी चिंतन को समझने के लिए ये पुस्तक एक अनिवार्य पुस्तक है, क्योंकि ये पहला और शायद अंतिम ग्रंथ है जिसमें गांधी ने व्यवस्थित ढंग से अपने विचारों को व्यक्त किया है। गांधी के विचारों रूपी वट वृक्ष का बीजारोपण इसी पुस्तक में है। इस पुस्तक की रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सेंट मैथ्यू और सेंट ल्यूक के चौथे अध्याय इत्यादि से तुलना की गई है। गांधी ने इस पुस्तक में ही अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट किया है और तमाम उम्र उसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। ये पुस्तक 13 से 22 नवंबर 1909 को किल्डोनम कैसल नामक के पानी के जहाज में लिखी गई, जब गांधी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे। सारी पांडुलिपि जहाज के द्वारा प्रदत्त स्टेशनरी से लिखी गई और इतनी तेजी से लिखी गई कि जब गांधी का दाहिना हाथ थक जाता तो इन्होंने उसे बाएं हाथ से लिखना आरंभ कर दिया। 275 पृष्ठ की पांडुलिपि में 40 पृष्ठ बाएं हाथ से लिखे गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो लिख रहे हैं और कोई और लिखवा रहा है। पूरी पांडुलिपि में केवल 16 पंक्तियां ठीक की गईं और कुछ शब्द परिवर्तित किए गए। कई व्याख्याकार ये मानते हैं कि गांधी को उस जहाज पर एक दैवीय अनुभूति हुई थी, जिसका परिणाम ये पुस्तक है। गांधी स्वयं इसे एक मौलिक रचना मानते हैं और सर्वप्रथम उन्होंने अपने मित्र हरमन कैलन बेक को इसके बारे में सूचित किया था। गांधी ने हिंद स्वराज एक संवाद के रूप में लिखा है। पश्चिमी परंपरा में इस प्रकार के संवाद दार्शनिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए लिखे गए हैं, जैसा कि प्लेटो का रिपब्लिक था। भारत में भगवत गीता संवाद के रूप में स्थापित ग्रंथ है, जो मूलतः एक दार्शनिक तथा धार्मिक ग्रंथ है। हालांकि गांधी ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख नहीं किया है कि उन्होंने हिंद स्वराज की रचना क्यों की, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि 1909 में इंग्लैंड में इंडियन हाउस ग्रुप के सदस्यों के साथ उनके संवाद, जो कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में हुआ था और जिसमें वी.डी. सावरकर एक प्रमुख भागीदार थे, उनके मध्य में हुए संवाद ने गांधी को बहुत उद्वेलित किया और वो उस समूह के हिंसावादी प्रवृत्तियों से बहुत विचलित हुए और इस कारण वापस दक्षिण अफ्रीका आते हुए उन्होंने इस संवाद की रचना की। ये पुस्तक 20 लघु अध्यायों में विभाजित है। इनमें से 11 अध्याय इतिहास को परिलक्षित करते हैं और अन्य दार्शनिक पक्ष से संबंधित हैं। इतिहास को परिलक्षित करने वाले अध्याय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान के परीक्षण से आरंभ होते हैं और उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कांग्रेस की शुरुआत अच्छी थी, लेकिन उसके स्वराज की अवधारणा को पुनर्भाषित करने की आवश्यकता है। बंगाल का विभाजन एक बड़ी घटना है जिसका अहिंसात्मक तरीके से सामना करने का प्रयास किया जाना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामों और कारणों का विश्लेषण किया है। ब्रिटिश शासन के आने के कारणों में शक्ति और वाणिज्यिक कारण बतलाए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ भारतीय समाज के राजनीतिक और नैतिक पतन ने ब्रिटिश शासन को मजबूत किया है। गांधी के अनुसार ये कहना ज्यादा उचित होगा कि हमने स्वयं ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमने आधुनिक सभ्यता को बिना किसी आलोचना के स्वीकार कर दिया और इसके कारण डॉक्टर और वकील जैसे मध्यम वर्ग, जो कि सिर्फ निजी स्वार्थ से प्रेरित हैं, उनका उद्भव हुआ। ब्रिटेन, जापान और इटली के उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए उन्हें भारतीय स्थिति में अनुपयुक्त बताया गया। दार्शनिक विमर्श स्वराज की प्रकृति से आरंभ होते हैं, जो चौथे अध्याय का प्रमुख विषय है। उसके पश्चात 14वें अध्याय में उसका एक पुनः संशोधित कथन प्रस्तुत होता है। इसी प्रकार से सभ्यता को भी 2 चरणों में विश्लेषित किया गया है, 6ठे अध्याय में और 13वें अध्याय में। 16वें और 17वें अध्याय में हम पुस्तक के सबसे मर्म स्थल पर पहुंचते हैं, जिसमें हिंसक क्रांतियों की अनुपयुक्तता को पुरजोर तरीके से बताया गया एवं
नैतिक रूप से सबल तरीकों जैसे सत्याग्रह को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक बताया गया। 18वें और 19वें अध्याय में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक सुधार एवं भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी की चर्चा की गई है। 20वें अध्याय में मितवादी और अमितवादी नया मध्यम वर्ग एवं अंग्रेजों के लिए व्यवहारिक प्रस्ताव बतलाए गए हैं। हिंद स्वराज के गुजराती पाठ में स्वराज को स्वशासन और स्वसरकार दोनों के लिए प्रयुक्त किया है, जबकि अंग्रेजी पाठ में दोनों का अलग अलग अर्थ है। गांधी के अनुसार स्वसरकार के लिए सबसे अधिक बाधा भारत में उस छोटे से हिंदू मुस्लिम भाग से हो रही है जो राष्ट्रवाद को संकीर्णता से परिभाषित करते हैं। इसका समाधान तभी संभव है जब सभी धर्मों को मानने वालों में एक उदारवादी नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाए, जो प्रजा की अवधारणा को स्वीकार कर एक राष्ट्र की कल्पना करे। गांधी ने धर्म को एक संगठन के रूप में और धर्म को नैतिकता के रूप में अलग अलग परिभाषित किया है और माना है कि सभी संगठित धर्मों और संप्रदायों में जो समान नैतिक सद्गुण हैं, उन्हें ही धर्म मानना चाहिए। अगर भारत में विदेशी शासन को समाप्त करना है तो उसे समाप्त करने के सही तरीकों पर सहमत होना पड़ेगा। मितवादियों का संवैधानिक तरीका राजनीतिक रूप से अप्रभावी है और अमितवादियों की हिंसा पर आधारित गतिविधियां नैतिक रूप से सही नहीं है। इसलिए सत्याग्रह ही एकमात्र तरीका रह जाता है जो एक विकल्प के रूप में सभी को स्वीकार करना चाहिए। हिंदू स्वराज में पहली बार गांधी ने विस्तार से अहिंसा को एक राजनीतिक साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। गांधी ने मुख्य रूप से अहिंसा की हिंसा पर नैतिक श्रेष्ठता स्थापित करने की कोशिश की है। अहिंसा का स्रोत आत्मबल में है और हिंसा का स्रोत शरीर बल। हिंदू स्वराज के प्रकाशन के पश्चात टॉलस्टॉय के अलावा इसका बहुत अधिक स्वागत नहीं किया गया। मार्च 1910 में मुंबई में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रद्रोह के भय के कारण प्रतिबंधित कर दिया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के अक्टूबर 1913 के अंक में इसकी कड़ी आलोचना की और कहा कि जीसस के प्रशंसक के रूप में गांधी पीड़ा सहने के ईसाई सिद्धांत को राजनीति में लाना चाहते हैं। गोखले तक ने यह माना कि यह पुस्तक जल्दी में लिखी गई है और गांधी को शीघ्र ही इसे संशोधित करना पड़ेगा। 1919 में जाकर हिंद स्वराज भारत में लोकप्रिय हो पाया और गांधीवादी क्रांति के घोषणा पत्र के रूप में इसे स्वीकार किया गया। मार्क्सवादी डांगे ने गांधी वर्सेस लेनिन 1921 में तथा एम.एन. राय ने इंडिया इन ट्रांजिशन 1922 में इस पुस्तक को केवल ईसाई दया और मानवतावाद के समर्थन का एक प्रयास माना। सर शंकर नैयर, जो कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष थे और एक संवैधानिक विशेषज्ञ थे, उन्होंने गांधी एंड अनार्की 1922 में गांधी की अराजकतावादी प्रवृत्तियों की निंदा की। 1930 के पश्चात बी.आर. अम्बेडकर गांधी के आलोचक बने, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने हिंदू स्वराज पर प्रत्यक्ष प्रहार नहीं किया। अमेरिका में गांधी की पुस्तक की अधिक आलोचना नहीं हुई। उसका एक अमेरिकन संस्करण 1924 में हरिदास टी मजुमदार के संपादकीय में सरमन ऑन द शिप नाम से प्रकाशित हुआ, जिस पर अमेरिकन ईसाई उदारवादी जे.एच. होम्स ने प्रकथन लिखा। गांधी के विचार जन उद्योगों और जन उत्पादन तथा केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण की बहस में प्रमुखता से लिए जाने लगे। सितंबर 1938 के आर्यन पथ नामक पत्र के हिंद स्वराज विशेषांक में अंग्रेज लेखकों ने भी इस पर अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें जी.डी.एच. कोल, जॉन एम. मुरे, फ्रेडरिक सोडे एवं गेराल्ड हियर प्रमुख थे। हिंदू स्वराज स्वतंत्रता और उदारवादी स्वतंत्रता को भी समझने में हमारी मदद करता है। इसमें स्वराज की अवधारणा का विस्तृत विवेचन और सत्याग्रह के राजनीतिक महत्व को रेखांकित करने का प्रयास राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण है। उदारवाद के संदर्भ में हिंद स्वराज की तुलना जी.एस. मिल के ऑन लिबर्टी से की जा सकती है। गांधी ने राजनीति को एक नए तरीके से परिभाषित कर राजनीतिक चिंतकों के लिए एक नई दिशा का निर्माण किया। वहीं आधुनिक सभ्यता की कमजोरियों को इंगित कर आने वाले खतरों से हमें चेतावनी दी। आज इकोलॉजी एवं वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग की चिंता के संदर्भ में गांधी द्वारा उठाई गई शंकाएं फिर से बलवती होती जा रही हैं। प्रसिद्ध इकोलॉजिस्ट आर्ने नेस की डीप इकोलॉजी का सिद्धांत भी गांधीवाद से प्रेरित है। इस प्रकार
हिंद स्वराज 21वीं शताब्दी के बहुत से नए उभरते राजनीतिक दृष्टिकोणों का बीज रूप में संकेत प्रदान करता है। गांधी ने वापस आकर जोहान्सबर्ग के नजदीक एक आश्रम खोलने की इच्छा जाहिर की और कैलेनबेक ने उन्हें 1100 एकड़ जमीन बिना कोई किराया लिए रहने के लिए दे दी। इस प्रकार 30 मई 1910 को टॉलस्टॉय फार्म आरंभ हुआ। इसमें रहने वाले लोगों में लगभग 40 नौजवान थे, 2-3 वयोवृद्ध थे, 5 स्त्रियां थीं, 20-30 की संख्या में बालक थे। सन 1911 में गोखले इंग्लैंड में थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में चल रही हिंदुस्तानियों की लड़ाई का अध्ययन किया और केंद्रीय धारा सभा में इसकी चर्चा की और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि गिरमिटियों को नेटाल भेजना बंद कर दिया जाए। उनका यह प्रस्ताव पारित हो गया था। 1912 में गांधी ने गाय का दूध लेना बंद कर दिया। 1918 से गांधी बकरी का दूध लेने लगे थे। अक्टूबर 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले 1 महीने के लिए दक्षिण अफ्रीका आए। उनके आने का उद्देश्य था भारतीय समुदाय की अवस्था का अनुमान करना और उसके सुधारने में गांधी की सहायता करना। बहुत से भाषण देने के बाद और बहुत से भारतीयों तथा गोरों से बातचीत करने के बाद गोखले ने जनरल बोथा और जनरल स्मर्ट से 2 घंटे की मुलाकात की। जब गोखले मुलाकात करके वापस आए तो उन्हें सूचना दी गई कि आवास कानून का जातीय प्रतिबंध बिल्कुल हटा दिया जाएगा और गिरमिट समाप्त होने के बाद दक्षिण अफ्रीका में बसने वाले गिरमिटिया मजदूरों से लिया जाने वाला 3 पाउंड का टैक्स भी उठा लिया जाएगा। गांधी ने कहा, मुझे इसमें बहुत शंका है। आप मंत्रियों को उतना नहीं जानते जितना कि मैं जानता हूं। स्मर्ट्स ने असेंबली भवन में यह घोषणा करके कि नेटाल के यूरोपीय लोग भूतपूर्व गिरमिटियों पर से 3 पाउंड वार्षिक कर हटाए जाने के लिए तैयार नहीं हैं, अंतिम संघर्ष निकट ला दिया। सविनय अवज्ञा के दोबारा शुरू होने के लिए ये एक इशारा था। गिरमिटिया मजदूरों और गिरमिट से छूटे हुए मजदूरों ने इसे गोखले को दिए गए वचन का भंग माना। वो सामूहिक रूप से सत्याग्रह के लिए आगे आने लगे। नए अभियान में पहला कदम यह था कि स्वयं सेविकाओं की एक टुकड़ी ट्रांसवाल को पार करके नेटाल में जाकर गिरफ्तार होने वाली थी। इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस पर रोष फैला और नए सत्याग्रही सामने आए। ट्रांसवाली बहनों को गिरफ्तार नहीं किया गया। वो न्यूकासल पहुंच गईं और वहां उन्होंने भारतीय मजदूरों को औजार डालने के लिए राजी कर लिया। तब सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नतीजा ये हुआ कि खनिकों की हड़ताल फैल गई। गांधी फिनिक्स से न्यूकासल दौड़े गए। उन्होंने हड़तालियों को सलाह दी कि मिस्टर और मिसेस DM लाजरस के घर के बाहर कैंप लगाएं। कुछ ही दिनों में लाजरस के मकान के नजदीक